आज के समय में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कौन नहीं जानता। प्राचीन भारत के उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण व विश्व प्रसिद्ध केंद्र था। अत्यंत सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में बना हुआ था। यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। यह दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालयों में से एक था। भारतीय शिक्षा केंद्र तक्षशिला नालंदा की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। तक्षशिला के बाद नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा होती है। विश्व प्रसिद्ध प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय आज खंडर है। आज इसके अवशेष दिखाई देते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय कुमारगुप्त प्रथम को दिया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार के उस समय इस क्षेत्र को मगध कहा जाता था कि पटना के 88 किलोमीटर। पटना को उस समय पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। मौर्य एम्पायर की राजधानी पाटलिपुत्र थी। दक्षिण पूर्व में राजगीर से 11 किलोमीटर उत्तर में नालंदा जिले में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय को तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे व 7 बड़े बड़े कक्ष थे और अध्ययन के लिए 9 मंजिल एक विशाल पुस्तकालय था जिसमें एक समय 90 लाख पुस्तकें मौजूद थी। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर बौद्ध मठों की कतार थी। उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में गौतम बुद्ध की सुंदर मूर्तियां स्थापित थी। आज नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष 13 बौद्ध मठ मिले हैं। वैसे इनके कहीं बौद्ध मठ होने की संभावना है। बौद्ध मठ एक से अधिक मंजिल के होते थे। कमरे में सोने के लिए एक पत्थर की चौकी होती थी। प्रत्येक बौद्ध मठ के आंगन में एक कुआं होता था। इसके अलावा भी इस परिसर में सुंदर बगीचे व झीलें थी। नालंदा विश्वविद्यालय की खुदाई के समय यहाँ 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष मिले हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह यूनिवर्सिटी का 10% हिस्सा है। मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते कि नालंदा विश्वविद्यालय कितना बड़ा था। नालंदा संस्कृत के ना प्लस आलम प्लस दा से बना है जिसका अर्थ है ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध न लगाना। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकर आश्चर्य होगा कि यह विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। यानी शिक्षा के साथ साथ रहने व खाने पीने की सुविधा एकदम मुफ्त थी। नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 विद्यार्थी व 2,000 शिक्षक थे। नालंदा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारतीय नहीं बल्कि जापान, कोरिया, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, मलेशिया समेत कई दूसरे देशों से छात्र पढ़ाई के लिए आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में शिक्षा ग्रहण के लिए हेनसांग व इत्सिंग दोनों भारत आए थे। चीनी यात्री हेनसांग ने यहाँ लगभग 1 साल तक शिक्षा ली। बाद में एक शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। उस समय नालंदा में लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वॉरफेयर, हिस्ट्री, मैथ, भाषा विज्ञान, इकोनॉमिक, मेडिसिन आदि कई विषय पढ़ाए जाते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी 9 मंजिल थी और इसके 4 भाग थे। धर्मगुंज, रतन रंजक, रत्नोदय, रतन सागर। सबसे खास बात इस विश्वविद्यालय की यह थी कि कोई भी फैसला सबकी सहमति से लिया जाता था। यानी अध्यापकों के साथ छात्र भी अपनी राय देते थे। यानी यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली थी। प्रसिद्ध चीनी यात्रियों ने यहाँ नालंदा में कई वर्षों तक शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत नालंदा के विषय के बारे में काफी कुछ लिखा है। हेनसांग ने लिखा है सभी छात्र नालंदा में अध्ययन करते थे और इसी कारण नालंदा प्रसिद्ध हो गया। मेरा दिन भर समय अध्ययन में बीत जाता था। नालंदा में विदेशी छात्र भी अपनी शंकाओं का समाधान करते थे। हेनसांग के अनुसार नरसिंह गुप्त बालादित्य ने नालंदा में सुंदर मंदिर निर्मित करवाकर इसमें 80 फुट ऊंचे तांबे की बुद्ध प्रतिमा को स्थापित करवाया था जो अब नष्ट हो चुकी है। इत सिंह ने लिखा था कि विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विद्वानों के नाम विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर श्वेत अक्षरों में लिखे जाते थे। उन्होंने विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया था। नालंदा विश्वविद्यालय में 3 श्रेणियों की आचार्य थे जो अपनी योग्यता अनुसार प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में आते थे। नालंदा में महान आचार्य, शिक्षक, विद्वान, शीलभद्र,
धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती प्रमुख थे। नालंदा विश्वविद्यालय की परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी। इस कारण प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही प्रवेश ले पाते थे। विद्यार्थियों को 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। यहाँ शुद्ध आचरण व नालंदा विश्वविद्यालय के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता था। इस विश्वविद्यालय में हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, नागार्जुन आदि कई अन्य विद्वानों ने शिक्षा ग्रहण की थी। इस विश्वविद्यालय में आचार्य द्वारा छात्रों को मौखिक शिक्षा देते थे। इसके साथ साथ पुस्तकों व पांडुलिपियों की शिक्षा भी देते थे। गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाले सभी शासकों ने इसके संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसमें महान सम्राट हर्षवर्धन, पाल शासक शामिल थे। अब हम बात करते हैं कि विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का पतन कब व कैसे हुआ था। आपको लगता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को खत्म बख्तियार खिलजी ने किया था, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। इस यूनिवर्सिटी को 3 बार ध्वस्त किया गया था, लेकिन पहले 2 हमलों में उन्हें फिर से पुनर्निर्माण किया गया था, लेकिन तीसरे हमले में इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय पर पहला हमला मिहिरकुल ने किया था, लेकिन स्कंद गुप्त के उत्तराधिकारियों ने नालंदा विश्वविद्यालय की मरम्मत करवाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय पर दूसरा हमला 7वीं सदी की शुरुआत में गोदास ने किया था। इसकी मरम्मत हर्षवर्धन ने करवाई थी। तीसरा व सबसे विनाशकारी हमला 1193 में बख्तियार खिलजी ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। आखिर बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों नष्ट कर दिया था, उसे समझते हैं। बख्तियार खिलजी एक बार काफी बीमार पड़ गया था। उसने अपने हकीमों से काफी इलाज करवाया, मगर वह ठीक नहीं हो सका। तब किसी ने उससे सलाह दी कि नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र से मिले और इलाज करवाएं, लेकिन बख्तियार खिलजी इसके लिए तैयार नहीं थे। उसे अपने हकीमों पर ज्यादा भरोसा था। वह यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि भारतीय वेद उसके हकीमों से ज्यादा ज्ञान रखते हैं, लेकिन आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए उस नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलाना पड़ा। फिर बख्तियार खिलजी ने आचार्य राहुल श्रीभद्र के सामने एक अजीब सी शर्त रखी और कहा कि उसके द्वारा दी गई किसी भी दवा को नहीं खाऊंगा, बिना दवा के वो ठीक करे। आचार्य राहुल श्रीभद्र ने कुछ सोचकर उसकी शर्त मान ली और फिर कुछ दिनों बाद वह बख्तियार खिलजी के पास कुरान लेकर पहुंचे और कहा कि इस कुरान को पढ़ लीजिए और आप ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी ने आचार्य राहुल श्रीभद्र के बताए अनुसार कुरान को पढ़ा और ठीक होता चला गया। ऐसा कहा जाता है कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान के पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था। वह थूक के साथ पन्नों को पढ़ता गया और ठीक होता चला गया। बख्तियार खिलजी इस बात से परेशान रहने लगा कि एक भारतीय विद्वान और शिक्षक को उसके हकीमों से ज्यादा ज्ञान कैसे है। उसने देश के ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद की जड़ों को नष्ट करने का फैसला किया और 1193 में नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाकर नष्ट कर दिया था। इस यूनिवर्सिटी में 90 लाख किताबें नष्ट हो गई थी और कहा जाता है कि 6 माह तक पुस्तकें जलती रही थी। कुछ पांडुलिपियों को बचाकर तिब्बत में ले गए थे। बख्तियार खिलजी एक मूर्ख था। उसने अपनी ताकत के बल पर नालंदा विश्वविद्यालय और हजारों बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया। खिलजी ने बिहार में चुन चुनकर सभी बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया था। और आपको यह जानकर हैरानी होगी, बख्तियारपुर जहां बख्तियार खिलजी को दफन किया गया था, वह अब एक पीर बाबा की मजार बन गया है और इसके नाम पर एक शहर का नाम है। अब फिर नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया जा रहा है। प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी को नहीं, वह अब एक खंडर है, उसके कुछ दूरी पर बनाई जा रही है। नालंदा यूनिवर्सिटी को 2016 में यूनेस्को ने हेरिटेज साइट घोषित किया था। एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति के समय नालंदा यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी गई। 2006 से 2014 तक इस यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ। 1 सितंबर 2014 में यह यूनिवर्सिटी शुरू हुआ था। यह वीडियो कैसा लगा आप लाइक और शेयर जरूर करें।